जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो हमारा एक आरएस मेंस का टॉपिक है जियो हेरिटेज साइट एंड यूनेस्को जियो पार्क्स पर। अब ये जो टॉपिक है इस पर कंटेंट हमको काफ़ी कम देखने को मिलता है, इसलिए मैंने इस पर ये आज का वीडियो बनाया है। जो यूनेस्को जियो पार्क्स है उसका जो मेन पर्पज है कि कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है अर्थ पर जो एक यूनिक है, उनकी जियोलॉजी काफ़ी यूनिक होती है, इसीलिए उसको यूनेस्को ने उनके कंजर्वेशन के लिए उनको डिक्लेयर किया है। जैसे हमारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती है, जैसे ताजमहल हो गया, तो उनको डिक्लेयर करने से ये होता है कि हम उनका कंजर्वेशन अच्छे से कर सकते हैं और टूरिज्म भी वहाँ पे बढ़ेगा, तो इसलिए वो एक पर्पज़ होता है। उसी तरीके से जो साइट्स जो जियोलॉजी से इम्पोर्टेंट है उनके लिए यूनेस्को जियो पार्क्स करके एक यूनेस्को ने स्कीम निकाली है। तो इसमें आप एक चीज़ देखिए कि भारत में एक भी ऐसी साइट नहीं है, पूरे वर्ल्ड में से 229 साइट है और लगभग 50 देशों में फैली हुई है। और इसमें फेमस में जैसे चाइना, जो हमने अवतार मूवी में वो आइलैंड नहीं देखे क्या, जो हवा में तैरते रहते हैं, छोटे छोटे से स्टोन, छोटे या बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं जो हवा में तैरते रहते हैं, वैसी एक जगह है चाइना में, वो एक जीजू आइलैंड भी है साउथ कोरिया में। ये इन्होंने यूनेस्को जियो पार्क्स में लिया है। अब इनका पर्पज़ क्या है? क्योंकि वहाँ पर रिसर्च हो सके, वहाँ पर एजुकेशन, जियो टूरिज्म, टूरिस्ट ऐसा जो उनकी जियोलॉजी को देखने जाए, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन, आसपास के लोग भी उसको उसमें पार्टिसिपेट हो और उनको पता लगे कि हाँ ये चीज़ यूनिक है। जब उसको आप आइडेंटिफाई करोगे तभी तो लोगों को पता लगेगा और आसपास की कम्युनिटी उसको प्रिजर्वेशन में ध्यान दे। अब ये जो कंसेप्ट है वो, ये सिमिलर कंसेप्ट जियो हेरिटेज साइट का, ये इंडिया में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लागू करती है। अब जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो 1851 में एस्टेब्लाइज की गई थी अंग्रेज़ों के टाइम पे। अब हमको पता है कि हमारी रेलवे लाइन भी लगभग इसी टाइम की है, तो ब्रिटेन में तो पहले से हो गई थी। तो जो पहले ही जो इंडियन रेलवे जो चली थी वो कोल पे चलती थी, तो कोल की डिस्कवरी के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एस्टेब्लाइज किया गया था। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ देखने की है, इसका मेन पर्पज है कंजर्वेशन, उन साइट्स का कंजर्वेशन। जैसे आकलवुड, इसकी बात करूँ, आकलवुड फॉसिल्स वहाँ पर कई सारे फॉसिल्स पड़े हैं, अगर उनको कंजर्व नहीं करेंगे तो वो तो ख़राब हो जाएंगे, पब्लिक ही लेके चली जाएगी उनको। तो उनको करने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए जियो हेरिटेज साइट्स का एक लोकल लेवल पे हमने ये किया है। अब राजस्थान में 12 है और टोटल भारत में ये 34। तो आप देख लीजिए कि कितना परसेंट, 5 मतलब आप देख लीजिए लगभग 33%, तो ये ओनली राजस्थान में है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजस्थान के लिए। इसको जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। ये कोल की खोज करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना था, अंग्रेजों के टाइम बना था। उस जो रन तो आज भी करता है, वो जियो हेरिटेज साइट्स को मतलब आइडेंटिफाई करता है। अब हम चलते हैं दोस्तों हमारी जियो हेरिटेज साइट्स पर। ये दोस्तों मेरा 11th वीडियो है, तो फ्लुएंसी धीरे धीरे आएगी। अब जैसे पहले मैं चलता हूँ ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट पर। तो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट हमारे चंबल जो हमारे पहले वाले वीडियो थे उनमें भी मैंने बताया था कि ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कि जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही थी, तो उस टकराने के टाइम पर इंडिया में कई सारे फॉल्ट हुए, जिसमें से एक दामोदर वैली है, एक नर्मदा नर्मदा जो रिवर फ्लो करती है वो वाले फॉल्ट है, और एक ये फॉल्ट, कई सारे फॉल्ट है, उनमें से एक फॉल्ट ये भी ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। अभी जो ग्रेट ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है, इसमें ये आप लोकेशन देखिए इसकी कि ये चित्तौड़गढ़, ये यहाँ से फिर मांडलगढ़, फिर ये सतूर जो बूंदी में है, फिर ये सपोटरा जो कि सवाईमाधोपुर में है, फिर कैला देवी पहाड़ी, और ये चंबल की बीएड से होते हुए ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट ये गुजरता है। अब ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है, उसके इधर तो विंध्यन रेंज आ जाएगी, और इसके अरावली, मतलब विंध्यन और अरावली की सीमा बनाती है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। और इससे जो ये चंबल की बीएड है वहीं से कुछ एरिया में चंबल नदी भी फ्लो करती है। तो ये दोस्तों हमारा ये जो है ये ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट आ गया, ठीक है। और इसका जो मोस्ट विजिबल है सतूर के पास में, बूंदी में। सेकंड लेते हैं हम रामगढ़ क्रेटर। रामगढ़ ये जो क्रेटर है, उल्कापिंड गिरा था, उल्कापिंड गिरने से यहाँ पे क्रेटर बन गया, ये रामगढ़ 12 के अंदर है। थर्ड है हमारा, थर्ड ले लेते हैं हम दोस्तों इसको स्ट्रेमेटोलाइट पार्क। ये दोस्त स्ट्रेमेटोलाइट होते क्या है कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल
कि जब अर्थ में ऑक्सीजन, जब शुरू में अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था तब अर्थ पे ऑक्सीजन तो नहीं थी। तो धीरे धीरे जो ऑक्सीजन डेवलप हुई, ये ग्रेट ऑक्सीजनेटेड इवेंट के पार्ट है ये। तो उस टाइम पे जो ब्लू ग्रीन एल्गी हुई, वो जो कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद था उसके साथ में उसके साथ में इसने एक लेयर डोम शेप्ड रॉक टाइप की बनाना शुरू कर दी, एक ऐसे मतलब चट्टाने बनाना शुरू कर दिया इसने कैल्शियम कार्बोनेट को मतलब उनके साथ मिक्स होके। तो वो जो बनने लगे उनके हमको एविडेंस दो जगह मिलता है, एक तो उदयपुर में और दूसरा चित्तौड़गढ़ में। तो झामरकोटा उदयपुर जो रॉक फास्फेट भी यहाँ पर बहुत बड़ी माइंस है, ये यहाँ पर झामरकोटा में, और दूसरा ये भोजुंडा, ये चित्तौड़गढ़ में। ये दो हमारी बड़ी साइट हो गई। उसके बाद में दोस्तों हम चलते हैं जावर। जावर जो है, जावर उदयपुर में है और दुनिया की सबसे पुरानी, वन ऑफ दी, ये नहीं कहेंगे कि यही सबसे पुरानी, लेकिन वन ऑफ दी जो उसकी सबसे पुरानी जो जिंक स्मेल्टिंग की जगहों में से एक है। लगभग लगभग 2000 साल पुरानी यहाँ पर साइट्स मौजूद है कि जहाँ से हम 2000 साल पहले भी जिंक की स्मेल्टिंग करते थे। उसके बाद में दोस्तों हम चलते हैं गोसन, राजपुरा दरीबा। राजपुरा दरीबा आप यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से बनास नदी इसके नियर बाई बिल्कुल पास से बहती है। और जो गोसन, अब देखो राजपुरा दरीबा एक एक लोकेशन है, और जो गोसन है, गोसन में क्या होता है कि जो रस्ट कलर्ड वेदर्ड रॉक लेयर, मतलब आपको जंग लगी हुई एक ऐसी परत सी दिखेगी, ऐसे हल्दी टाइप की, हल्दी भूरी रंग की सी आपको परत सी दिखेगी। तो ये क्या होता है ना कि जो सल्फाइड मिनरल डिपॉजिट, जो लेड और जिंक के जो जो ओर है वो सल्फाइड के साथ में होते हैं। तो वो क्या है ना कि ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके एक सरफेस बना लेते हैं जिसको गोसन बोलते हैं। तो ये हमको इस एरिया में दिखती है जैसे, तो उससे हमको इसके लेड और जिंक का पता लगता है कि यहाँ पर लेड और जिंक है, और इस टाइप का एक स्ट्रक्चर दिखता है। तो गोसन मतलब एक रस्ट कलर्ड वेदर्ड, मतलब जंग लगी हुई एक लेयर दिखती है हमको। उसके बाद में हम आगे चलते हैं अकलवुड फॉसिल पार्क। अकलवुड जो फॉसिल पार्क है वो आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर है ना जो बड़े बड़े पेड़ों के वो तने मिलते हैं, जो पत्थर बन गए अब तो वो, तो मतलब यहाँ किसी टाइम पे बहुत घना फॉरेस्ट था, उसके हमको अवशेष मिलते हैं। और ये जुरासिक एज के हैं और प्राचीन जंगल के हमको अवशेष देते हैं ये इस एरिया में। उसके बाद में दोस्तों अब हम एक चीज़ देखिए, आप ये जयपुर से ये आप जोधपुर की जर्नी है। अब उसमें आप सबसे पहले आओगे किशनगढ़। अब दोस्तों मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो ग्रेनाइट होता है, ग्रेनाइट हमारी आग्नेय चट्टान है। आग्नेय मतलब कि जब लावा निकलता है तो लावा लावा से बनी हुई चट्टानें हमारी ग्रेनाइट, उससे हमारा ग्रेनाइट कई सारी बनती है, लेकिन ग्रेनाइट भी उससे बनती है। अब ग्रेनाइट में क्या होता है, एक क्वार्ट्ज होता है वाइट कलर, वाइट ट्रांसपेरेंट कलर का होता है, एक फेल्डस्पार होता है, एक माइका होता है। अब इसमें दोस्तों क्या होता है कि ये तीनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। अब हम पहली जो साइट है जैसे जयपुर से, ये मैंने ग्रेनाइट के बारे में बताया, ग्रेनाइट में 3 कंपोनेंट होते हैं। अब जो हमारी पहली, जब जयपुर से निकलते हैं तो किशनगढ़ आता है, किशनगढ़ के बाद में ये ब्यावर आता है, ब्यावर के बाद में इधर बर के बाद में जोधपुर आ जाता है। तो जो किशनगढ़ है, किशनगढ़ के अंदर हमको एक अजीब सी हमको रॉक मिली है, वो है नेफेलाइन साइनाइट। तो एक तो ग्रेनाइट होता है, फिर साइनाइट। साइनाइट में क्या होता है कि हमको ये क्वार्ट्ज नहीं होता, फेल्सपार और माइका तो होगा, लेकिन क्वार्ट्ज उसमें जीरो होता है, बहुत कम क्वार्ट्ज होता है, न के बराबर क्वार्ट्ज होता है, और क्वार्ट्ज की जगह हमको नेफेलाइन मिलता है। तो बहुत यूनिक कलर की, यूनिक टाइप की हमको रॉक मिली है, बहुत रेयर इग्नियस रॉक मिली है, ये हमको किशनगढ़ में मिली है। फिर हम उससे आगे चलते हैं, ये हो गया ब्यावर। ब्यावर के आगे जैसे चलेंगे यहाँ पे सेंद्रा करके है, ये सेंद्रा, ये देखिए सेंद्रा ग्रेनाइट। अब ये यहाँ पे सेंद्रा ग्रेनाइट में सबसे बड़ी बात क्या है, मैंने बताया ग्रेनाइट क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार और माइका से बना होता है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो फेल्डस्पार होता है ना, समय के साथ में पानी से और कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके, ये क्योंकि तो एसिड बनाते हैं, ये क्रिया करके वहाँ पर वो चट्टानें, कटी कटी चट्टान, उस चट्टानों में वो छेद दिखेगा, ये मतलब ऐसे पिट्स दिखेंगे। तो वो चट्टानों में गड्ढे दिखेंगे, आप कभी देखना, आप जब जयपुर से जोधपुर आ पाओ तब आप जो वहाँ पर जो अरावली पर्वतमाला है ना, उसके बीच में आप चट्टानों में छेद देखोगे, वो एक यूनिक फीचर है, दैट इज़ कॉल्ड सेंड्रा ग्रेनाइट। अब हम आगे चलते हैं बर। अब जो अब बर कोग्लोमरेट है, ये देखिए दोस्तों, बर कोग्लोमरेट को हमने ये दोस्तों, ये बर कोग्लोमरेट का मतलब क्या होता है कि इसमें जैसे अवसाद, जैसे मिट्टी, मतलब सैंड, और जैसे आप नदी के पास में जो आप गोल गोल पत्थर देखते हो ना, तो वो समय के साथ में वो चट्टानें बन गई है।
वो फीचर्स हमको यहाँ मिलते हैं। ये बर में बर कोग्लोमरेट वही है अवसादी चट्टान, सैंड प्लस पेबल्स मिलके जो बनाए हुए हैं। आप पिक्चर्स में भी देखोगे, आप मैं वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा उनको, उनमें भी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। ये बर कोग्लोमरेट का है। अब हमारे दो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें एक तो है जो सबसे इम्पोर्टेंट है मालानी इग्निस सूट। अब जो मालानी इग्निस सूट क्या है कि इसमें जो पृथ्वी के सबसे बड़े अपर्वत निर्माणकारी ज्वालामुखी क्षेत्रों में ज्वालामुखी उद्गार, ज्वालामुखी निकला। अब ज्वालामुखी निकलने के बाद वो कहीं तो वो पर्वत बनाता है, लेकिन इसने पर्वत नहीं बनाया, इसने एक क्षेत्र बनाया है। ये पूरा क्षेत्र ये देख लिया, ये जो जैसलमेर, जोधपुर, बालोतरा, जालौर, बाड़मेर, पाली, इस एरिया में यहाँ पर ये दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखी अपरिवर्तनकारी निर्माणकारी घटनाओं में से एक है। इस एरिया में ज्वालामुखी उद्गार हुए, जिसके एग्जाम्पल है सिवाना हिल कॉम्प्लेक्स, कई सारी हिल्स है सिवाना में। वो जालोर ग्रेनाइट, ग्रेनाइट भी इसी एरिया का है, ये मलानी इग्नियस सूट का। और जो जोधपुर सैंडस्टोन, जो जोधपुर का किला है ना दोस्तों, और जो जोधपुर में आसपास में सैंडस्टोन जो लाल पत्थर निकलता है, वो क्या हुआ कि जो ये जो यहाँ पर जो लावा निकला, वो लावा निकलने के बाद में वो तो एक बेड तो उसने बना दिया, मतलब निकलने के बाद वो एक बेड तो बन गया। उसके बाद में उससे जो समय के साथ में जो अवसादी चट्टानें बनी, वो चट्टानें हैं, उन पे आज हमारा जोधपुर का किला भी खड़ा है। तो ये जो है ये डिपॉजिट्स हैं उसके। तो ये मालानी इग्नियस सूट है जो इस एरिया में पाया जाता है, और ये सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है जिन्होंने पर्वत नहीं बनाए। फिर एक है दोस्तों हमारा वेल्डेड टफ। वेल्डेड टफ में क्या होता है कि जैसे मान लो कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो ज्वालामुखी के साथ में राख निकलती है। राख और कुछ ऐसी चट्टानें होती है जिसमें गैसेस ज़्यादा होती हैं, तो वो थोड़े उसमें छेद होंगे, अगर गैस ज़्यादा होगी तो छेद होंगे। वो दोनों आपस में मिलके उन्होंने वेल्डेड टफ टाइप की चट्टानें बनाई, वो वेल्डेड टफ है। और ये कायलाना जोधपुर के आसपास में देखने को मिलती है। इसीलिए जो जोधपुर के आसपास का क्षेत्र है ना, वो जियोलॉजी के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों हमने ये सब बातें की, और हमने लगभग क्या 12 राजस्थान के जियो हेरिटेज साइट्स के बारे में जाना। और मैंने इसको बताया कि इसका मतलब इम्पोर्टेंस क्या है कि जिससे हम इनको कंजर्व कर सकें, इनका संरक्षण कर सकें, जिससे रिसर्च, एजुकेशन, जियो टूरिज्म और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो और इनका संरक्षण अच्छे से हो पाए। तो दोस्तों ये हमारे आरएस मेंस में भी एक टॉपिक था, और हो सकता है किसी और एग्ज़ाम में भी हो। होपफुली आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। थैंक यू दोस्तों।